नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को लेकर है। अब सभी को पता होगा कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को अभी पूरी तरीके से इंडियन नेवी की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है और आगे चल के नेवी में इसकी कम से कम 100 से ज़्यादा यूनिट शामिल होने वाले हैं और हमारे फ्यूचर कैरियर से भी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को ऑपरेट किया जाने वाला है। एरो इंडिया शो के दौरान फाइनली ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की मॉडल को डिस्प्ले करने के बाद एडीए और इंडियन नेवी के बीच इसके डिज़ाइन को लेकर प्रिलिमिनरी क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को लेकर डिस्कशन किया जा रहा था और आज पता चला है कि इंडियन नेवी की तरफ से और एडीए की तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की प्रिलिमिनरी क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को फाइनल कर दिया गया है। और साथ ही इसी बीच एरो इंडिया शो में डिस्प्ले किए गए स्केल मॉडल की विंड टनल टेस्टिंग किया जा रहा था, जिसके बाद इसके डिजाइन में कुछ छोटे मोटे फाइन ट्यून एडजस्टमेंट करने की बात की गई है। इसके अलावा अभी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप करने का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इसकी विंग्स फोल्डिंग मैकेनिज्म को लेके होने वाली है, क्योंकि इसको हम डेक पर ऑपरेट करने वाले हैं और इसकी विंग्स को फोल्ड करना काफी जरूरी होने वाला है, वरना इसको कैरियर से ऑपरेट करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अभी एडीए की तरफ से बताया गया कि बाकी सभी प्रोसेस अपने शेड्यूल के मुताबिक ही चल रही है और अभी 2025 में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की पहली यूनिट को तैयार करने का प्लान किया गया है, जिसके बाद 2026 की शुरुआत में इसकी टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया जाएगा। सबसे पहले इसको गोवा की शोर बेस्ड फैसिलिटी से टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद इसको आईएनएस विक्रांत या फिर विक्रमादित्य से टेस्ट करने की बात की गई है। इसके लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की 2 इनिशियल प्रोटोटाइप को बनाया जाएगा, जिनको टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ये आईओसी स्टैंडर्ड के होने वाले हैं और इसके बाद इसी स्टैंडर्ड की पहली बैच को 2030 तक ही तैयार कर लिया जाएगा, जिनको बाद में आईएनएस विक्रमादित्य की मिग-29 के फाइटर जेट्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और 2034 तक नेवी की सभी मिग-29 को ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर से रिप्लेस करना शुरू कर दिया जाएगा। अगला अपडेट भारत और श्रीलंका को लेकर है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और श्रीलंका भी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को शुरू करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को ऑफिशियली आज से शुरू किया गया है और ये आने वाले 14 दिनों तक चलने वाली है। इसका नाम एक्सरसाइज मित्र शक्ति होने वाला है और इसके अंदर मेनली काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेरर ऑपरेशन को किया जाने वाला है। इसमें भारत की तरफ से लगभग 120 जवान पार्टिसिपेट करने वाले हैं और श्रीलंका की तरफ से इसमें लगभग 1 बटालियन पार्टिसिपेट करने वाला है। ये इस एक्सरसाइज का 8वां एडिशन होने वाला है और इस बार श्रीलंका की कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अंपारा में इसको कंडक्ट किया जाएगा। इसको 4 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक कंडक्ट किया जाएगा और अभी पहले से ही इंडियन आर्मी की टीम श्रीलंका में जाके पहुंच चुकी है। इसकी प्रीवियस एडिशन की बात करें तो उसको 2019 में कंडक्ट किया गया था और तब इसको भारत में आयुध मिलिट्री स्टेशन में कंडक्ट किया गया था और तब इसमें इंडियन आर्मी की तरफ से कुमाऊन रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा था और श्रीलंका की तरफ से उस दौरान इसमें जिमुनु इन्फेंट्री रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा था। अगला अपडेट रॉकेट फोर्स को लेकर। इसके बारे में हाल ही में ही चर्चा शुरू किया गया था जब से हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी के द्वारा एक नए रॉकेट फोर्स को गठन करने का प्रस्ताव दिया गया था। अब रॉकेट फोर्स का जो टर्म है इसे एक्चुअली डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है उसी तरीके से रॉकेट फोर्स होने वाली है और अलग अलग देशों के अंदर इसकी डेफिनेशन थोड़ा बहुत अलग हो जाता है, जिसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो में डिटेल में डिस्कशन किया था। तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर हमारी रॉकेट फोर्स को फॉर्म किया जाता है तो इसमें कौन कौन से मिसाइल शामिल हो सकते हैं, क्योंकि चाइना की रॉकेट फोर्स की बात करें तो मेनली चाइना के जितने भी शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल हैं उन सभी को चाइना की तरफ से अपने रॉकेट फोर्स के अंदर शामिल किया जाता है। अब भारत की बात करें तो भारत के सभी मिसाइल हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंदर रह जाती है, लेकिन अगर अभी रॉकेट फोर्स को फॉर्म किया गया तो मे भी भारत के जितने भी शॉर्ट रेंज के मिसाइल होने वाले उन सभी को इसके अंदर शामिल कर दिया जाएगा और प्रहार या प्रलय जैसे सीरीज के जो मिसाइल है उन सभी को रॉकेट फोर्स के अंदर शामिल किया जा सकता है, जो कि कम से कम 500 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर पाएंगे। और हमारे जो अग्नि सीरीज के मिसाइल रहेंगे उनको स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ही ऑपरेट करने वाला है, जो कि मेनली न्यूक्लियर मिसाइल होने वाला है।
इससे होगा क्या कि ज़रूरत पड़ने पर शॉर्ट रेंज की मिसाइल को तुरंत ही डिप्लॉय किया जा सकेगा और कन्वेंशनल अटैक करने के लिए या रैपिड मोबिलाइजेशन करने के लिए अच्छा चॉइस होने वाला है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक भारत अपने सुपरसोनिक और सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स को भी रॉकेट फोर्स के अंदर शामिल करने वाला है, जिससे दुश्मन के ऊपर तुरंत स्ट्राइक किया जा सकता है। और अगर इनको फॉर्म किया गया तो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के पास सेपरेट मिसाइल को रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है और उन सभी को हमारी रॉकेट फोर्स के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है। और सिर्फ जो हमारे न्यूक्लियर मिसाइल होने वाले उन सभी को स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा ही ऑपरेट किया जाएगा। अगला अपडेट डिफेंस डील्स को लेके, और अगर हम सितंबर की बात करें तो सितंबर के महीने के अंदर ही भारत की तरफ से लगभग 54,000 करोड़ की डिफेंस डील को साइन किया जा चुका है और ये मेरे हिसाब से पिछले 1-2 सालों में साइन किए गए किसी भी डिफेंस डील के मुकाबले सबसे ज्यादा होने वाले हैं, जहां पर एक महीने के अंदर इतनी मैसिव अमाउंट की डिफेंस डील को साइन किया गया जिसमें टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, अवेक्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदा जाने वाला है। सबसे पहले आपको पता होगा 24 सितंबर को डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 56 के आसपास C-295 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए एक डील को साइन किया गया था, जिसमें से 16 एयरक्राफ्ट सीधे तौर पर स्पेन की तरफ से भारत को डिलीवर किया जाएगा और बाकी बचे भारत में टाटा एयरवेज के जो जॉइंट वेंचर है वहां पे मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इसके ठीक पहले अर्जुन MK-1A टैंक के लिए भी लगभग 7,500 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा अमाउंट सैंक्शन किया गया था और पिछले महीने ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से DRDO के लिए लगभग 11,000 करोड़ सैंक्शन किया गया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के लिए एवेक्स को बनाया जाने वाला है। इसके अंदर एयरबस की किसी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा और ज़्यादा चांसेस ये है कि इसमें 6 एयरबस की A300 प्लेटफॉर्म को एक्वायर किया जाएगा, जिनको बाद में DRDO की तरफ से एवेक्स में कन्वर्ट किया जाएगा। इसी के साथ ही पिछले हफ्ते ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से लगभग 13,165 करोड़ की एक डील को भी अप्रूव किया गया था, जिसमें ध्रुव हेलीकॉप्टर को और एमुनेशन को खरीदा जाने वाला है। और कुल मिलाकर ये जितने भी डिफेंस डील होने वाले हैं इनमें मैक्सिमम इंडियन कंपनी इन्वॉल्व होने वाले हैं, जो कि हमारी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को काफी फायदा पहुंचाने वाला है। अगला अपडेट निर्भय मिसाइल को लेकर। अब सबको एक दिन पहले मैंने बताया था कि भारत की तरफ से अभी फिर से अपनी निर्भय मिसाइल की टेस्टिंग को किया जाने वाला है और इसके लिए अभी 6 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक का नोटम वार्निंग इशू किया गया है। वैसे निर्भय मिसाइल की जो ऑपरेशनल हिस्ट्री रहा है वो हमारी बाकी किसी भी मिसाइल के मुकाबले काफी खराब रहा है और कई बार इसके टेस्ट फेल हुए हैं। पिछली बार भी इसकी जो टेस्ट किया गया था उसको लेके भी काफी सवाल उठ रहे थे, लेकिन अभी इसमें एक इंडिजिनस इंजन को इंस्टॉल किया जाएगा और इस बार इसको हमारी स्मॉल टर्बोफैन इंजन के साथ टेस्ट किया जाएगा। इस बार की जो टेस्टिंग होने वाली है उसमें निर्भय मिसाइल लगभग 700 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने वाला है। वैसे इसकी एक्चुअल रेंज 1000 किलोमीटर है, लेकिन इस बार जो टेस्टिंग किया जाएगा उसमें इसकी रेंज जो है वो 700 किलोमीटर तक ही सीमित होने वाली है और उसी हिसाब से अभी सभी प्रकार की जो ट्रैकिंग पैरामीटर थे उनको सेट किया जा चुका है, जो कि टेस्ट के दौरान मिसाइल की परफॉर्मेंस को मेजर करने वाले हैं। इससे निर्भय मिसाइल प्रोग्राम का एक काफी अहम स्टेप भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर इस बार हम सफल हो गए तो निर्भय मिसाइल को पूरी तरीके से डेवलप करने में हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अभी इसे निर्भय मिसाइल नहीं बल्कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल कहा जा रहा है, जिसमें इस बार इंडिजिनस इंजन, प्रोपल्शन सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल होने वाले हैं। नॉर्मली इसमें हम लोग पहले रशियन ओरिजिन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते थे, जिससे अभी इंडियन सिस्टम से रिप्लेस किया जा रहा है। DRDO के मुताबिक इस टेस्ट को 6 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर के बीच करने का प्लान तो किया गया है, लेकिन टेस्टिंग के जो रिजल्ट होने वाले हैं वो कई फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और स्पेशली अभी उड़ीसा के आसपास जो वेदर है वो काफी खराब रह रहे हैं। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से हमारा जो वेदर है यहाँ पे थोड़ा अच्छा और क्लीन रहा है और अगर ऐसा ही वेदर रहा तो ये मिसाइल की टेस्टिंग के लिए काफी अच्छा वेदर साबित हो सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।